नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। लगातार राज की बात में हम बड़ी बड़ी शख्सियतों से, खासतौर पर राजनीतिक, आपसे रूबरू करवाते हैं और दौर हरियाणा चुनाव का है। हरियाणा चुनाव दस्तक दे रहे हैं। ऐसे में हरियाणा के सबसे हॉट प्रॉपर्टी इस वक्त हमारे साथ है, यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री। नायब सैनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार। तो सर, हम रात के तकरीबन 1:30 बजे ये शो कर रहे हैं। इससे ही पता चलता है कि आपका जो पूरा शेड्यूल है वो कितना टाइट होगा। इस टाइट शेड्यूल के बीच में मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, क्या बीजेपी अब की बार हैट्रिक पूरी कर पाएगी? इस तरीके की स्थिति आपको ग्राउंड पर दिख रही है? क्योंकि रात को 1:30, 2 बजे आप पहुंच रहे हैं। बिल्कुल कर रही है, कोई संशय नहीं है। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, ऐतिहासिक रिजल्ट हरियाणा प्रदेश के आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार में आ रही है और आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश को तीव्र गति से विकास की ओर ले जाने का काम हम करेंगे, कोई संशय नहीं है। ये चैलेंज भी रहता है कि जब आप 10 साल सत्ता में होते हैं तो उसके बाद नाराजगियां होती है। इस नाराजगियों को अगर मैं कहूँ कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, उससे निपटना एक चुनौती किसी भी लीडर के सामने होती है। उसे आप कैसे देखते हैं? फिर मैं आपके कार्यकाल पर भी आऊँगा। नहीं, देखिए, एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल, जितने काम हमने किए हैं लोग आंकलन करते हैं जी। कांग्रेस में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी में क्या हुआ, एकदम शीशा है और लोग इसके ऊपर आंकलन करके वोट करते हैं। कांग्रेस के समय के अंदर हम पिछड़ते चले गए और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, मोदी के साथ के शासनकाल के अंदर हरियाणा गति से आगे बढ़ा है। अगर हम देखें, आज हर जिला हमारा 4 लेनिंग रोड से जुड़ा है। कांग्रेस का 10 साल का शासन, अगर हम नारनौल से चंडीगढ़ आना होता है तो हमें 14 घंटे लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में आना होता है तो हमें 3 साढ़े 3 घंटे लगते हैं। ये बड़ा अंतर है। आज हर जिले के ऊपर मेडिकल कॉलेज खड़ा हो गया। आज अगर हम हरियाणा के अंदर देखें, रेलवे फाटक जहाँ थे, अंडरपास बन गया, ORB बन गया, URB बन गया। लोगों के जीवन को सरल करने का काम पिछले 10 वर्षों के अंदर हुआ है। अगर हम देखें कि बेटियों के लिए आज राजकीय महाविद्यालय हर 20 किलोमीटर पे खड़ा हो गया, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। लोग इन बातों का, सभी का आंकलन करते हैं। आंकलन करने के बाद फिर वोट पोल करते हैं और उस आंकलन के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत नीचे है। लोगों को इस बात का भी मालूम है कि अगर हम कांग्रेस पार्टी को वोट करें तो हम और नीचे चले जाएंगे। लोग नीचे नहीं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के तीसरी बार, उनको मालूम है कि केंद्र के अंदर दिल्ली में मोदी जी हैं और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा का तीव्र गति से विकास होगा और कांग्रेस के शासन के अंदर भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद बहुत दिखते लोगों को थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी के अंदर इन सब चीजों से लोगों को राहत मिली है। न परिवारवाद है, क्षेत्रवाद नहीं है, समान रूप से विकास, सबका साथ, सबका विकास, गति से हरियाणा आगे बढ़ रहा है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर मेरे गांव के अंदर आप देखेंगे, इन 10 वर्षों के अंदर हर सड़क को चौड़ा किया गया है, रास्ते चौड़े किए गए हैं। गांव के अंदर इतना पैसा विकास कार्यों पे खर्च किया गया कि गांव में शहरों जैसी सुविधाएं वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में आई है। आज अगर हम देखें, 24 घंटे बिजली कांग्रेस बोलती बोलती चली गई, दे नहीं पाई। कहते जरूर थे जी, दे नहीं सकते थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं, किया है। लोगों को सुविधा दी, 24 घंटे बिजली आज हरियाणा के लोगों को मिल रही है। तो एक बड़ा अंतर इसके अंदर लोग देखते हैं। आपने बात की आंकलन की, तो मैं आंकलन पर आना चाहूँगा। एक फिल्म आई थी अब तक 56, और 56 दिन ही आपने कार्यकाल किया। उसके अलावा 2 आचार संहिता आपने इसमें देखी या झेली में कहूँ। इन 56 दिनों को आप कैसे आंकते हैं? इस दौरान मुश्किल था लाजमी तौर पर, क्योंकि जब आप नए सिरे से सिस्टम में आते हैं तो मुश्किलें कई रहती है। उन मुश्किलों को कैसे पार आपने पाया और आप सेटिस्फाइड हैं अपने इन 2 महीने के कार्यकाल से? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है।
हमने मजबूती से काम किया है और मैंने अभी पिछले 10 वर्षों का आंकलन बताया है। और उस 10 वर्ष के अंदर चाहे युवाओं का विश्वास बढ़ा है, महिलाएं सशक्त हुई हैं, किसान मजबूत हुआ है, गरीब के चेहरे पर मुस्कान आई है। ऐसा नहीं है, सरकार ने एक समान रूप से विकास किया है। और उसके अंदर देखिए, जब मुझे जिम्मेवारी दी गई, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय मनोहर लाल जी, उन्होंने जिम्मेवारी दी, सोच समझ करके विचार किया है। क्योंकि जब जिम्मेवारी आई तो मेरी जिम्मेवारी भी थी कि हमने काम करना है, परंतु ये प्रॉपर काम चल रहे थे और उस कार्य को मैंने आगे बढ़ाया है और गति से आगे बढ़ाया है। लोगों तक उसके रिजल्ट हमने पहुंचाए हैं। आने वाले 5 साल के अंदर इस गति को 3 गुना गति बढ़ा करके हरियाणा प्रदेश को हम मजबूत स्थिति के अंदर और आगे ले जाने का काम, तीव्र गति से इसको आगे ले जाने का काम हम करेंगे। हमारा हर एजेंडा तैयार है, हमारा सारा हर विषय के ऊपर नज़र है। लोगों की क्या समस्याएं हैं उनका हम लगातार समाधान कर रहे हैं। कोई अगर हम रास्ता नया बनाते हैं, लोगों को दिक्कतें आती हैं, परंतु अगर दिक्कत उसके अंदर आती है तो उसका समाधान हमारे पास है, हम उसका समाधान करते हैं। हम धीरे धीरे करके हर समस्या का समाधान कर रहे हैं और लोग इस बात से अब खुश हैं। लोगों ने इस बात को एप्रिशिएट किया है। तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर बन रही है। अगर हम दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ देखें, क्योंकि उनकी जो नीति रही है, उनकी नीति रही है झूठ की, उनकी नीति रही है झांसे की, उनकी नीति रही है लूट की। वो झांसा देते हैं, झूठ बोलते हैं और लूट करते हैं। जैसे शिकारी होता है ना, फंदा लगा करके चला जाता है और उसके वहां पर कुछ दाने घेर देता है और वो आकर के उस फंदे में फंस जाता है। ये सेम पोजीशन कांग्रेस की है। कांग्रेस के पास वो नीति नहीं है, कांग्रेस की नीयत भी ठीक नहीं है, कांग्रेस का नेतृत्व भी आपके सामने है किस प्रकार की स्थिति है। नेतृत्व भी बड़ा कमजोर है और जब नेतृत्व कमजोर है तो कांग्रेस परिवारवाद में धसी हुई है, भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई है, तो उससे बाहर निकलना कांग्रेस के लिए बड़ा नामुमकिन है। और कांग्रेस जब अपना तो विकास कर सकती है, परंतु देश के लोगों का या देश का विकास नहीं कर सकती। उसके पास वो नीति नहीं है। वो तो ये सोचते हैं कि हमें मौका मिल गया है, मौका मिला है। तो एक कहावत भी है, अंग्रेज बोलते थे फूट डालो राज करो। कांग्रेस की नीति है झूठ बोलो और राज करो। ये अंतर है उसके अंदर। क्योंकि आपने बात की नेतृत्व की, तो इस पर मैं थोड़ा लेट आता, लेकिन नेतृत्व की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी भी अब हरियाणा में एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि ये लगातार कहा गया कि राहुल गांधी यहाँ पर रैलियां नहीं कर रहे। अब जब राहुल गांधी इस रण में कूद चुके हैं, तो कितना सीरियसली आप देखते हैं इसे, कि क्या एक बड़ा चैलेंज के तौर पर राहुल गांधी रह सकते हैं? कौन सा रण कूद पड़े? कोई रण नहीं है। वो तो यहाँ से पर्यटन की दृष्टि से यहाँ घूमने के लिए आया, सैर करने के लिए आया है। हमने हरियाणा का पिछले 10 वर्षों में उसको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाया है। जिन सड़कों के ऊपर वो घूम रहा है, उन सड़कों के ऊपर कंकर भी उसके पैर में नहीं लगता। वो तभी दोनों बहन भाई आए हैं, घूम जाएंगे। परंतु हरियाणा के लोग कुछ सवाल पूछ रहे हैं राहुल से कि वो बताने की कृपा करें। मैंने कुछ हुड्डा साहब से पूछे थे, 4 महीने हो गए, एक भी मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया, बस बातों में टाल देते हैं। मैंने पत्रकार से साथियों से भी कहा भी भाई आप भी थोड़ा सा याद कराओ उसके, पूछो उसको भी, आपको कुछ क्वेश्चन पूछे थे, आप कोई तो जवाब दो, देना तो चाहिए, परंतु कोई जवाब नहीं, इधर उधर की बात करते हैं। कहा बेरोजगारी इतनी होगी, बेरोजगारी इतनी होगी, 2 लाख कहा पद खाली पड़े। भाई मगर तेरे किसी ने हाथ बांध रखे थे? तो 10 साल पहले तो तही मुख्यमंत्री था, किसी ने हाथ तो बांधे नहीं थे। अरे ये 2 लाख जो पोस्टें वो बता रहा है, ये 2 लाख पोस्टें अभी तो 10 साल में हुई नहीं है, ये तो पहले भी होंगी, बैकलॉग है, ये तो पहले भी होंगी। तो जब पहले थी तो किसने हाथ बांधे थे इसके? क्यों गुमराह कर रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है? झूठ बोलना कांग्रेस के डीएनए के अंदर है।
झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ाओ, वोट लो, परंतु उन सवालों का जवाब नहीं देते। हमने पूछा है राहुल से, राहुल जी आप आए हैं, शायद आप जवाब देंगे, आपके अंदर अगर इंसानियत है कुछ थोड़ी बहुत, आप अवश्य है। जो हरियाणा के लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हरियाणा का युवा राहुल से ये बात पूछ रहा है कि जब हुड्डा साहब की सरकार थी, आप ऊपर सरकार में थे, आपकी सरकार दोनों जगह पर थी, हरियाणा में पर्ची और खर्ची चलती थी, क्यों चलती थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताने का काम। बिल्कुल, क्योंकि आपने दो हमारा हरियाणा का किसान भी पूछना चाहता है कि आपकी सरकार थी, यहाँ पर ऊपर भी आप लोग बैठे थे और भोले भाले किसानों की ज़मीन को हड़प करके दामाद के खुश करने का काम करते थे, क्यों करते थे, उसके बारे में भी बताने का कृपा करें। मैंने 4 क्वेश्चन पूछे थे, शायद राहुल गांधी में अगर इंसानियत हो तो वो ज़रूर इनके ऊपर प्रकाश डालेगा। इधर उधर की बातों के ऊपर ध्यान मत भटकाए, वो कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है और ऐसी ऐसी बातें, उल चुलूल बातें करता है जिनका किसी भी पब्लिक के व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, दूर तक लेना देना नहीं है। ऐसे विषयों को वो करता है। हमारा हरियाणा का दलित पूछ रहा है कि आपने अमेरिका के अंदर आरक्षण को खत्म करने की बात कही है, किस मुंह से आप हरियाणा में आए हैं, वो पूछ रहा है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा बताने का काम करें, गुमराह मत करें, किसी झूठ मत बोलें और आप ऊट पटांग की बात मत करें, मुद्दे की बात करें। मुद्दा क्या है लोगों का, लोगों को किस मुद्दे के ऊपर उनको लाभ मिलेगा, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। बिल्कुल। 2 बातें आप ही के जवाब से, पहली तो पर्ची और खर्ची को लेकर और दूसरी 2 लाख नौकरियों को लेकर, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं फरीदाबाद से जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, फरीदाबाद NIT से जो उम्मीदवार है, अगर हम कुलदीप शर्मा की बात करते हैं, उनकी बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम अपने हलके के लोगों को 2000 नौकरियां गारंटेड देंगे, आप हमें जिताकर भेज दो। क्या इससे बीजेपी को डेंट नहीं लगेगा? क्योंकि आप सीधे तौर पर अगर लोगों को प्रलोभित करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो ये मुश्किल नहीं बढ़ा सकता बीजेपी की, जिस तरीके के बयान है? देखिए, उनकी मंशा स्पष्ट नजर आ रही है। हरियाणा प्रदेश के लोग भी आज इस बात को समझ रहे हैं कि जिस 2014 से पहले नौकरी मिलती थी आधार पर, पर्ची और खर्ची के ऊपर नौकरी मिलती थी, लिस्टें बनती थी, हरियाणा का युवा ना तो आज लिस्टें चाहता है, ना पर्ची खर्ची चाहता है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने वाला है। आप देखना 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, उनके माँ बाप जो बच्चे लगे हैं, किसी के दर पे नहीं जाना पड़ा, यहाँ तो चक्कर काटते रह जाएंगे। कोई ज़मीन बेचेगा, कोई गहने बेचेगा, कोई लोन पे पैसा लेगा, वो लोन वाला भी खड़ा हो जाएगा, गहने भी बिक जाएंगे, ज़मीन भी बिक जाएगी, नौकरी नहीं लगेगी। ये हालात कांग्रेस में है। और कांग्रेस ने अभी तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कहावत है कि सूत न कपात लट्ठम लट्ठा हो। अभी ना सरकार बननी है कांग्रेस की, ना सरकार बनेगी, और पहले ही अपने हिस्से बांट लिए। पहले ही इन्होंने तो, एक तो बोल रहा है कि जितना मेरे हिस्से में 2000 नौकरी आएंगी मैं दूंगा। हुड्डा साहब ने कहा है कि हम 2 लाख नौकरी दे रहे हैं, मेरे हिस्से में 2 लाख आएंगी। दूसरा बोलता है कि जितना मेरे हिस्से में आएगा उतना दूंगा। तीसरा बोलता है मैं ठुड़े के अनुसार दूंगा। वो और उससे भी आगे निकल गया। भाई क्या गजब की बात कर दी आप लोगों ने, क्यों भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं, क्या लोगों को बेवकूफ समझा? आज ऐसा गांव कोई नहीं है। आप अपना सर्वे कर लीजिए, आप चैनल के माध्यम से गांव गांव जा करके पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को दिखाइए। जो छोटे गांव हैं उस गांव से लगभग 5 बच्चे बिना पर्ची खर्ची के लगे हैं। जो बड़े गांव हैं उसमें 350-400 बच्चे बिना पर्ची खर्ची के लगे हैं। ये अंतर भारतीय जनता पार्टी के शासन में आया है कि एक गरीब परिवार का बच्चा भी जो कांग्रेस के समय के अंदर नौकरी से दूर रहता था, आज उसके घर के अंदर डाकिया अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के जाता है कि आप इस तारीख को जाकर के ज्वाइन करें। ये बदलाव भारतीय जनता पार्टी के शासन में आया है और हमने कहा है कि हम बड़े फक्र के साथ, विश्वास के साथ मैं ये बात बोलता हूँ कि आने वाले समय के अंदर 2 लाख नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारी सरकार देने का काम करेगी। अभी पिछले दिनों हमने, जब मेरे को जिम्मेवारी मिली थी,
मैंने 50,000 बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर देने की बात कही थी। 15,000 को मैंने दिए हैं। अभी 25,000 के रिजल्ट तैयार थे, मैं रिजल्ट निकालने थे, परंतु कांग्रेस जो इन्होंने भर्ती रोको गैंग बना रखा है। एक तरफ तो ये युवाओं के हित ऐसी बनते हैं, दूसरे तरफ उनके विरुद्ध खड़े होते हैं। हुड्डा साहब बोलते हैं कि HK के ये जो लगे हुए हैं, कहा ये ठीक नहीं है सिस्टम, इनको मैं बाहर करूंगा, खत्म करूंगा, बाहर करूंगा। अरे हुड्डा साहब, आप क्यों बाहर करेंगे? आप भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं। आपकी सरकार में ठेकेदारी प्रथा थी, ठेकेदारी के कारण युवाओं को 2,000-3,000 रुपए मिलता था, नाम किसी का होता था, खाते में किसी के पैसे जाते थे। इस प्रकार का सिस्टम था। क्या वही लाना चाहते हैं? क्या युवाओं को फिर उसी दलदल में आप भेजना चाहते हैं? अरे हमने HKRN के पार्ट 1 पार्ट 2 के 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित किया है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उनको कोई बाहर का रास्ता दिखा दे। हमने गारंटी से उनके साथ खड़े हैं और आगे भी हम युवाओं को, मैंने ये जब इन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए कि ये रिजल्ट निकाल रहे हैं, इसके ऊपर रोक लगाई जाए, तो उन्होंने संज्ञान लिया, संज्ञान लेकर के लेटर निकाल दिया कि जब तक चार्जशीट आए आप रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं निकालेंगे। मुझे ये बात कहनी पड़ी कि मैं 25,000 बच्चों के रिजल्ट निकाल करके तब सफ्त लूँगा। पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, रिजल्ट निकालूंगा और फिर मैं सफ्त लूँगा। ये हम युवाओं के हितैषी हैं। युवाओं को विश्वास अगर जमा है, वो भारतीय जनता पार्टी में जमा है। कांग्रेस के अंदर तो उनका विश्वास खो चुके थे। आज उनके माँ बाप भी और युवा भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ एक मुश्त खड़ा है। दो बातें। पहली तो जो आपने 25,000 की बात की कि आप शपथ से पहले 25,000 नौकरियां देंगे, लेटर साइन करेंगे, इस पर कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम तो 1,00,000 नौकरियां जो है वो सरकार बनते ही दे देंगे। दूसरी बात ये कि आप बहुत कहावतें भी सुना रहे हैं और बहुत चुटकुले अंदाज में कांग्रेस पर मज़े भी ले रहे हैं। लेकिन जो आपका बिन पर्ची और बिन खर्ची का एक हम कहें कि एक तैयारी थी और इसके ऊपर बहुत बात बीजेपी की तरफ से की गई, कांग्रेस का इसके लिए काउंटर ही ये अब लग रहा है कि हर विधानसभा को हम 2,000 नौकरियां देंगे। तो ये मैं समझना चाह रहा हूं, एज अ पॉलिटिशियन आप इसे कैसे देखते हैं? कहीं वो विधानसभा में काम तो नहीं कर जाएगा? कभी कभी ये डर भी रहता है। भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं। मैंने कहा है कि हुड्डा साहब 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, 10 वर्षों में कितनी नौकरी दी, किस आधार पर दी? मैंने तो पूछा था क्वेश्चन, क्यों नहीं बता रहे हैं? बताना चाहिए भी हमने इतनी नौकरी दी, इस आधार के ऊपर दी, ये बच्चे हैं, ये तो जो नौकरी दे रहा है उसको तो मालूम है। मैं भी तो बता रहा हूं कि हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के इतने युवाओं को नौकरी दे दी है। इनको कोई दिक्कत है? ये बताएं तो। ये जो बोल रहे हैं कि हम 2 लाख देंगे, 1 लाख लगते ही दे देंगे, 2 साल पहले इन्होंने ये झूठ का पत्थर हिमाचल में उतारा। क्या बोला आपके सामने? वहां बोला हर साल 1 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी देंगे। 2 साल निकल गए हैं, एक भी बच्चे को अगर इन्होंने ज्वाइनिंग करवाई हो, एक भी नौकरी की एड निकाली हो, क्यों गुमराह करते हैं? झूठ बोलते हैं। ये वही झूठ का पत्थर हरियाणा में उतार दिया और हरियाणा के लोगों को गुमराह कर 1 लाख दे देंगे। भाई आपके किसने हाथ बांधे थे? आप पहले नहीं दे सकते थे क्या, जब आपके पास समय था? एक कहावत है, आवा चुक्की डूमणी गावा आड़ पताड़। अब तो आड़ पताड़ गए रहे ने। इसका मतलब भी समझा दें। मतलब ये है कि जब मौका था उस टाइम तो कर नहीं पाए, उस टाइम तो भ्रष्टाचार के अंदर फंसे हुए थे कि किससे कितना पैसा ले ले। जब वो समय निकल गया, अब उसको झूठ को रिपीट कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब आपकी गारंटी के ऊपर हरियाणा का कोई व्यक्ति विश्वास नहीं कर रहा। इनकी गारंटी को नकार दिया, आपके सामने है। झूठ का पत्थर उतारा, दिल्ली में बैठ करके उतारा घोषणा पत्र इन्होंने, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं तो पहली बार देखा है किसी राजनीतिक दल ने अपना घोषणा पत्र 2 बार जारी किया, फिर चंडीगढ़ में कर दिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन तक एक बार और न जारी कर दें। शमशेर गोगी के बयान पर और इन बयानों का आपसे प्रतिक्रिया लेने का मकसद ये है कि बीजेपी इन तमाम बयानों को कैसे काउंटर करने वाली है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं अपने घर वालों का घर भरूंगा, अपना घर भरूंगा, रिश्तेदारों का घर भरूंगा। उनका भी इंटरव्यू हमने किया और उनसे हमने ये सवाल भी किया, तो उनकी तरफ से बार बार जो जवाब दिया गया वो सिर्फ एक जवाब था कि ये बीजेपी IT सेल की शरारत है। इस पर आप कैसे काउंटर करेंगे? वो तो वही बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं ना। फिर IT सेल की अगर किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाना, ये तो आप इनकी बड़ी हुआ, गाली भी दे दो और फिर हाथ भी जोड़ लो। ये क्या तरीका है? इनकी जो मंशा है, इनका जो सोच है, जो इनका DNA है, वो लोगों के सामने आ रहा है।
अभी करनाल की इनकी जो विधायिका है जो वहाँ से चुनाव लड़ रही है, करनाल की प्रत्याशी है, उसने इस बात को स्वीकार किया। वो प्रेस के अंदर बोल रही है कि हमारी सरकार में हर वर्ग दुखी था, हर सरपंच दुखी था, विकास के काम नहीं होते थे। स्वीकार किया है। गोगी साहब बोल रहा है, कहा कि सबसे पहले मैं अपना घर भरूंगा। उससे पहले भी और उसने ये बात कही है कि बगैर घपलों की सरकार नहीं चलती, घपले करने पड़ते हैं। कर ले भाई, फिर जनता कहाँ जाएगी? जनता को जो आज सुविधाएं मिल रही हैं, अगर कांग्रेस मान ले भ्रष्टाचार करती है, उस भ्रष्टाचार का असर गरीब के ऊपर पड़ता है। गरीब को जो सुविधाएं मिलनी होती हैं उनसे वो वंचित रह जाता है। अब जैसे हमने गरीब को आयुष्मान कार्ड दिया, 5 लाख रुपए का अधिकार दिया, गरीब को हमने प्रधानमंत्री आवास दिया, गरीब के घर के अंदर हमने नल और स्वच्छ जल दिया, गरीब के घर के अंदर हमने गैस का कनेक्शन सिलेंडर दिया। ये जो सुविधाएं मिल रही हैं, गरीब को हमने उसकी छत, कच्ची छत के लिए पैसा दिया, हमने गरीब व्यक्ति को उसके घर के अंदर उजाला योजना के तहत LED बल्ब सस्ते में फ्री में दिया। कितने काम हैं जो गरीब व्यक्ति को दिए हैं, हमारी सरकार ने दिए। गरीब के घर के अंदर शौचालय दिया। ये उन चीजों के ऊपर असर पड़ता है। 60 साल तक अगर कोई देश के ऊपर शासन किया हो, 60 साल के बाद उस दल को वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ जाए, साहब मैं आपसे पूछूंगा क्या उस गारंटी के ऊपर कोई विश्वास करेगा? कि जो सत्ता के अंदर 60 साल रहा हो, फिर वो कह रहा जी हम गारंटी देते हैं, आप हमें वोट दें, हम ये करेंगे। उनकी गारंटी के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। आज देश के अंदर एक ही गारंटी के ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं, वो मोदी की गारंटी है। और मोदी के ऊपर बड़ा विश्वास लोग करते हैं और मोदी के नेतृत्व में देश प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़े हैं। ठीक है सर, मैं एक सवाल लेता हूं, उसके बाद मैं चलूंगा सीएम फेस पर। कांग्रेस पार्टी में उसे लेकर बहुत आप कह सकते हैं कि कोलाहल दिखाई दे रहा है। सवाल ये कि घोषणा पत्र को लेकर अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें मुफ्त दी जा रही है। क्या वो किसी तरीके से बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला है? और आपके अपने घोषणा पत्र पर भी नहीं, देखिए हम पूरा अपना रोड मैप, पूरा एजेंडा तैयार करते हैं और लोगों के सुझाव लेकर के हम अपना संकल्प पत्र तैयार करते हैं। हमारा 2014 का संकल्प पत्र उठा लीजिए, 2019 का संकल्प पत्र उठा लीजिए, हमने 100% पूरा किया है। 2024 का संकल्प पत्र हम 100% इसको लागू करेंगे। इसके अंदर से कहीं हमने शुरू भी कर दिए हैं, इससे पहले हमने शुरू कर दिए थे। कांग्रेस का कोई भी घोषणा पत्र आप उठा करके देख लीजिए, डस्टबिन में मिलेगा आपको। एक भी पूरा नहीं किया। राष्ट्रीय कांग्रेस का झूठ पत्र जो इन्होंने आज हरियाणा में उतारा है, ये 2 साल पहले हिमाचल में उतारा था, ये 2 साल पहले कर्नाटक में उतारा था, फिर ये 1.5 साल पहले तेलंगाना में उतारा, अब ये हरियाणा में लेकर के आए। जो ये सेम का सेम घोषणा पत्र है जो इन्होंने उतारा है, हिमाचल में जाकर के पूछ लीजिए किसी को उस घोषणा पत्र में से एक भी लाभ मिला हो, किसी महिला को 5 पैसा दिया हो, किसी का 1 यूनिट फ्री किया हो, उल्टा बिजली के रेट बढ़ाए, एक बच्चा भी नौकरी लगाया हो। उल्टा सरकार बोलती है कि हमारे पास मुलाजिमों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। अगर कर्नाटक की बात करें, वहां के उप मुख्यमंत्री बोलते हैं हमारे पास विकास कार्यों को करने के लिए पैसा नहीं है, बजट नहीं है। एक कहावत है हमारे यहाँ, मैं फिर बार बार आप कहेंगे भी आप कहावतें बहुत बोलते हैं, नहीं दर्शकों को पसंद आएगी। एक कहावत है, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, बड़ा तंत्र निकाल करके बोलते हैं कि चादर में पैर उतने पसारने चाहिए जितनी चादर हो। कांग्रेस अपने पैर चादर से बाहर पसार रही है। कांग्रेस की चादर फट चुकी है, अब कोई विश्वास नहीं कर रहा, कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा, उसकी चादर फट चुकी है। क्योंकि वो अपनी चादर से ज्यादा पैर पसार रहे थे, लोगों को सजबाग दिखा रहे हैं, लोगों के आगे झूठ बोल रहे हैं, अब उनकी गारंटी के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा। ये तो कांग्रेस की बात हुई और वापस कांग्रेस पर भी आऊंगा, लेकिन थोड़ी बीजेपी की बात कर लेता हूं। जब टिकट वितरण हुआ तो उस दौरान कुछ नाराजगियां भी आपको झेलनी पड़ी, उन नाराजगियों से पार पा लिया? देखिए हमने बिल्कुल पार पा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथली चल रहा है। और मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बन रही है। मैं कांग्रेस पर जाना चाह रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपसे ये सवाल बनता है। अमित शाह आए पंचकुला में, हम भी मौजूद थे, और कहा कि नायब सैनी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा, यानी आपके नाम का ऐलान हो गया।
लेकिन उसके बावजूद कई दावेदार अपने आप को दावेदार बता रहे हैं सीएम पद का। उसमें पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी है, राव इंद्रजीत भी है। उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, नेता है हमारे, कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। नेता बोल सकता है, उसके अंदर क्या आपत्ति है? काम कर रहे राजनीतिक आदमी है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। फैसला हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, केंद्रीय नेतृत्व हमारा फैसला करता है कौन है कौन नहीं। जो फैसला केंद्रीय नेतृत्व का है वो स्वीकार है, बोल कोई सकता है। कांग्रेस की तरह नहीं है परिवारवाद। कांग्रेस के अंदर तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी से आगे कुछ सोच नहीं है। हरियाणा के अंदर अगर देखें भूपेंद्र हुड्डा और उसका बेटा, उससे आगे कोई सोच नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को बलि चढ़ा दिया। या तो बच गई कुमारी शैलजा, नहीं बलि चढ़ गई थी अभी, जैसे अशोक तंवर चढ़ा था। कुमारी शैलजा पर मैं आता हूं, क्योंकि कुमारी शैलजा को लेकर बीजेपी ने तो उन्हें खुला ऑफर तक दिया कि आप बीजेपी में आ जाएं। बहुत नाराज वो कांग्रेस से चल रही थी, ये खबरें लगातार आई। क्या लगता है आपको कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो आमना सामना है, टाकरा है, उससे किसी तरीके से क्या बीजेपी को कोई लाभ हो सकता है? और सीएम कैंडिडेट को लेकर सुरजेवाला खुलकर कह चुके हैं कि मैं भी दावेदार हूं, कुमारी शैलजा भी दावेदार है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो है ही है, लेकिन उनके नेतृत्व ने किसी का नाम अब तक डिसाइड नहीं किया है। देखिए, विषय ये नहीं है, क्योंकि अपने विचार के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा ये विषय नहीं था। शैलजा को अगर हमने कहा है, हमने उस विषय के ऊपर कहा है कि वो बड़ी नेता है और उसने काम किया है और दलित समाज की है। दलित समाज से तो, क्योंकि मुझे तो मालूम है, मैं भी उसी परिवार से आता हूँ। एक गरीब परिवार से मेहनत करके व्यक्ति ऊपर उठता है जी, और फिर कांग्रेस उसको कुचल दे। आप देख ले, आपके सामने है, कांग्रेस पार्टी कोई भी दलित नेता ऊपर उठा है, आप कहाँ से लेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ले लो। कितना अपमानित किया है डॉक्टर साहब को इन्होंने, चुनाव तक नहीं जीतने दिया उसको, ऐसे हालात उसकी करके रखी, सम्मान नहीं दिया उसको। ऐसा दिग्गज व्यक्ति जिसने इस देश को पवित्र संविधान दिया हो, ऐसा व्यक्ति था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, उसको सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया, क्योंकि परिवारवाद था। बाबू जगजीवन राम, उसको सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का सीताराम केसरी, अरे क्या उसको अपमानित करके बाहर भेजना पड़ा? कांग्रेस ने भेजा है, अपमानित करके सीट से उतारा, बाहर भेज दिया, उसको सम्मान नहीं दिया। अब कितने नेताओं की और इनकी सरकार के अंदर कितने अत्याचार गरीबों के ऊपर होते हैं, दलितों के ऊपर होते हैं। एफआईआर नहीं लिखी जाती है उनकी। किस स्थिति में हमारे हरियाणा के अंदर अगर देखें, केंद्र में सरकार, हरियाणा में सरकार, मिर्चपुर कांड, अरे एक दलित परिवार की बेटी, उसके माँ बाप मेहनत करके, मजदूरी करके, पसीना बहा करके अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, और उसकी बेटी के साथ किस प्रकार से दुराचार हुआ और उसको मार दिया गया। उन माँ बाप के अरमान और बेटी की जो डॉक्टर बनने की आकांक्षा, वो किस प्रकार का वो मंजर, मिर्चपुर का कांड हुआ, गोहाना का कांड हुआ, दौलतपुर का कांड हुआ, भारना का कांड हुआ, और कितने इनके समय के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार हुए। ये तो बोल नहीं सकते हैं, इनकी सरकार के अंदर तो कोई दलित बेचारा इनके आगे आकर के कोई बात नहीं कर सकता। इस प्रकार का इनका शासन तंत्र रहा, कहाँ विश्वास करते हैं इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। मैं कुछ पॉइंटेड तरीके से चीज़ें आपसे पूछना चाह रहा हूँ। लास्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस में हम हैं। मसला ओपीएस का हो, पीपीपी का हो, पोर्टल्स को लेकर बहुत बात होती है, ओपीएस को लेकर बहुत बात होती है, और इन तमाम चीज़ों को कांग्रेस पार्टी अपना ब्रह्मास्त्र मानती है। इससे पार पाने के लिए किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या टैकल कर पाए आप? क्योंकि घोषणा पत्र में भी आपके इन चीज़ों को लेकर काफ़ी चीज़ें हैं। नहीं, देखिए, किसी को कोई समस्या नहीं है। समस्या अगर हो सकती है तो कांग्रेस को हो सकती है, भूपेंद्र हुड्डा को हो सकती है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा को इस कारण से समस्या होगी है, आज हर व्यक्ति को परिवार पहचान पत्र से उसके घर के ऊपर सुविधा मिल रही है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप उसके आंकड़े भी देखना। इनके समय के अंदर कांग्रेस के बुजुर्गों की पेंशन नहीं लगती थी, और चक्कर काटते रहते थे, दफ्तरों के चक्कर घूमते रहते, एक साल पेंशन नहीं लगती थी। अगर कोई बुजुर्ग की पेंशन कोई दलाल जा करके लगवाता था, उससे 6 महीने की पहले उनका मानदेय था, उसकी सेवा करवाते थे, भी 6 महीने की मेरे को दे दे, आपकी पेंशन लग जाएगी। लग जाती थी फिर, जब वो 6 महीने की सेवा कर देता था। इस प्रकार का बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग थे
जिनकी पेंशनों नहीं लगती चक्कर काटते रहते थे। परंतु आज क्या स्थिति है इस परिवार पहचान पत्र के कारण? आज घर बैठे ही 60 साल का व्यक्ति होता है, उसकी पेंशन लग करके उसके घर पे चली जाती है। 3,70,000 बुजुर्गों की एक्टिव मोड के अंदर ऑटोमेटिक पेंशन लग करके उनके घर चली गई है। आप आंकड़े देखना, सर्च करवाना। कांग्रेस के समय के अंदर 2014 17 लाख बुजुर्गों को पेंशन देते थे। 2024 34 लाख बुजुर्गों को पेंशन देते हैं। कितना बड़ा अंतर है। कैसे लोग घूमते रहते थे, कैसे लोग चक्कर काटते रहते, तो आंकड़ों की बात है। ये जब बात करते हैं पोर्टल की, इनके मुख से भ्रष्टाचार की बू निकलती है और ये सोचते हैं कि इसके अंदर हमारी दुकानदारी, हमारी कमीशन वो खत्म हो गई है, हम अपनी कमीशन को कैसे चालू करें, लोगों को कैसे चक्कर कटवाएं। ये इनकी मंशा रहती है, इनकी सोच रहती है। लोग समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी अगर किसी को है, हुड्डा साहब को है पीपी से इसके कारण से उसको परेशानी है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी थी उसका पर्दाफाश हुआ है कि इतने करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हुड्डा साहब की है और उसकी इतनी प्रॉपर्टी थी। ईडी ने उसको जब्त कर लिया जी। आपके सामने 850 करोड़ रुपए की इसका माल वो ईडी ने जब्त कर लिया। वो गरीबों के ऊपर खर्च होना था कहीं ना कहीं। और ये लोग बोलते हैं कि हम पोर्टल को बंद करेंगे। पोर्टल से बंद करना तो इनके मुंह से भ्रष्टाचार की बू आती है। सर, परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी, इसे लेकर आपकी सरकार की तरफ से, खासतौर पर जब आप इन 56 दिनों के दौरान सत्ता में रहे, उस दौरान कौन कौन से चेंजेस किए गए जिससे आपको लगता है कि इसमें इजी चीजें हो जाएंगी लोगों के लिए? हमने सभी चीज का सुधारीकरण किया है। मैंने कहा था किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। अगर किसी को दिक्कत आ गई तो मैं स्वयं चला जाऊंगा वहां पूछने के लिए। और जो वहां पर जिम्मेवार है, कौन व्यक्ति है जो परेशान कर रहा है, उसको पूछेंगे ना क्यों परेशान कर रहा है, क्या दिक्कत है। मेरी जिम्मेवारी है किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अगर किसी को परेशानी होती है मैं बोलता हूँ, अगर भाई आपकी कोई बात नहीं सुन रहा मेरे को आके बता दीजिए, मैं कान में भी सुन लेता हूँ और कान में सुन करके मैं उसके ऊपर एक्शन भी ले लेता हूँ, गजब का एक्शन लेता हूँ। कम समय मिला अभी, जब ये 5 साल का अगला समय हरियाणा दे रहा है तो इसके अंदर आप देखना गजब के फैसले होंगे, ऐतिहासिक फैसले होंगे। लोग कहेंगे कोई व्यक्ति है। सर, मैं लाडवा पर आना चाह रहा हूँ अब, क्योंकि वहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं और जब आपके ऊपर पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी होती है तो कभी कभी अपनी सीट के लिए वक्त दे पाना मुश्किल हो जाता है। उसे कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि वो जीतना भी इम्पोर्टेंट है, लाजमी है कि पूरे हरियाणा को भी जीतना है, लेकिन लाडवा की तैयारी कैसी है? मैं लाडवा के लोगों को प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। इतना स्नेह और प्यार लाडवा के लोग दे रहे हैं और मेरे को एक बात बोल रहे हैं, वो बार बार यही बात बोलते हैं कि आपने यहाँ की चिंता मत करिए, आप हरियाणा में की चिंता करिए, यहाँ तो हम हैं चिंता करने के लिए। लोग बड़ा स्नेह प्यार दे रहे हैं। फिर भी मेरा जितना समय लगता है मैं लाडवा के लोगों के बीच में जाता हूँ, उनका बड़ा स्नेह और प्यार मिलता है। मैं धन्यवादी हूँ लाडवा के लोगों का कि जो इतना हौसला उन्होंने मेरे को दिया है और कहा है कि आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं, आप जाइए, हम देखेंगे यहाँ पर, और वो देख रहे हैं। क्योंकि शो का नाम है राज की बात, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसी राज की बात बताएं जो राजनीतिक हो, पर्सनल हो या फिर सामाजिक तौर पर जुड़ी हो, ताकि लोग भी आपसे कनेक्ट होकर ये कह पाएं कि हमें भी नायब सैनी की कोई राज की बात पता है। राज को राज रहने दो। ये राजनीति है, कोई ऐसा विषय नहीं है। हम डट करके जो भी विषय लोग हमारे ध्यान में लगाएंगे मजबूती से करेंगे उनको। हम समस्या नहीं किसी को आने देते, मेरी नेचर में भी नहीं है। मेरी नेचर में तो है कि जब मेरे को कोई जिम्मेवारी मिली है, अगर मेरे फ़ोन करने से किसी का भला होता है करना चाहिए, क्यों चक्कर काटे, उसका करना चाहिए। और यही बात मैं अपने अधिकारियों को बोलता हूँ, अधिकारियों को यही कहता हूँ कि देखिए किसी के चक्कर मत कटवाइए, हमारी ड्यूटी है, आपकी भी ड्यूटी है, मेरी भी ड्यूटी है। ये मैं रात के 2-2 बजे तक लोगों की बात को सुनता हूँ, मेरी ड्यूटी है, मैं सुन रहा हूँ ना। फिर अधिकारी को क्या दिक्कत है? अधिकारियों को हम यही बात समझाते हैं कि लोगों को चक्कर मत कटवाइए, अगर कोई दिक्कत है उसको बताइए, बे भाई ये दिक्कत है, आप इसको ठीक करिए। क्योंकि अगर वो चक्कर काटेगा तो दिक्कत तो कहीं खड़ी होगी ना।
तो सर रात के 2 बजे जिस ऊर्जा के साथ आपने ये पूरा इंटरव्यू दिया है, तो कहते हैं कि जोश जज्बा और जुनून हो तो जश्न आपका इंतज़ार कर रहा है। और जिस तरीके से आपने ये इंटरव्यू दिया पूरे जोश के साथ, बहुत मज़ा आया और उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त आपके लिए बेहतर हो। तो ये आपने सुना हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सैनी को, जिनकी तरफ से कहा गया कि हैट्रिक लगने वाली है और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बीते वक्त में काम करती रही है उसके कारण दोबारा सत्ता में आना उनका नामुमकिन है। बहरहाल बहुत जल्द ये साफ हो जाएगा 8 तारीख को, यानी 8 अक्टूबर को, कि सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा। लेकिन अभी नायब सैनी यही कह रहे हैं कि सत्ता के सिंहासन पर हो ना हो हम ही बैठेंगे। नमस्कार।